नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, संसद में पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन का केंद्र का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे बाकी हिस्सों पर फिर से दावा करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान फीस देने की घोषणा की और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स पर 57 रन की शानदार जीत दर्ज की। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं जागृति शर्मा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे बाकी हिस्सों पर फिर से दावा करना है। 1947 में भारतीय सेना के बड़गांव हवाई अड्डे पर उतरे सैनिकों की स्वतंत्र भारत में पहली नागरिक सैनिक विजय कार्रवाई का स्मरण करने के लिए आज श्रीनगर में शौर्य दिवस समारोह में रक्षा मंत्री ने भाग लिया। समारोह में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कुछ इलाके अब भी प्रगति से वंचित हैं। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में निर्दोष भारतीयों के खिलाफ अमानवीय घटनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। आने वाले समय में पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान भी पाक आबूकाई कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर की जनता दशकों तक विकास और शांति से वंचित रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति के नए युग का सूत्रपात किया है। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आदर्श समाज में स्वीकार्य नहीं है। ये हमारी प्रतिबद्धता रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब विकास और शांति के नए द्वार खुले हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये शौर्य दिवस राष्ट्र को जांबाज जवानों के शौर्य का स्मरण कराता है और लोगों को एकता और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा और अन्य नायक सदैव प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे और राष्ट्र उनके बलिदानों के लिए ऋणी रहेगा। इस अवसर पर सेना प्रमुख मनोज पांडेय ने पैदल सेना के सभी सैनिकों और अधिकारियों, वीर नारियों तथा परिवारों को शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पैदल सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK सामंतारा ने कहा कि पैदल सेना सदैव किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर मैं सारे इन्फेंट्री परिवार को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। इन्फेंट्री ने हर हालत में अपनी ड्यूटी को निभाया है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के संदेश में भी अंकित है। उन्होंने कहा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हम हर तरफ से घिर चुके हैं, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ता रहूंगा। भविष्य के खतरों को सामने रखते हुए इन्फेंट्री ने अपने आप को मजबूत किया है और इस काबिल बनाया है कि वो युद्ध के हर स्थल में दुश्मन को भरपूर सामना कर सके। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पैदल सेना को भावी चुनौतियों से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पैदल सेना दिवस में भाग लेने और श्रीनगर में भारतीय वायुसेना की मुख्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए कश्मीर पहुंचे हैं।
रक्षा मंत्री बाद में 2 दिन के दौरे पर लद्दाख में लेह के लिए रवाना होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के शाखा कार्यालय खोले जाएंगे। रायपुर में आज इस एजेंसी की शाखा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार इस एजेंसी को संघीय अपराध जांच एजेंसी का रूप देना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। इस एजेंसी ने लगभग अपने सभी लक्ष्य पूरे किए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि ये राज्यों और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सीमा पार अपराध से प्रभावशाली ढंग से निपटें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर में 57,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। धारा 370 को जम्मू कश्मीर में निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और शांति के एक नई युग का प्रणिपात हुआ है। 5 अगस्त के पहले के 37 महीने और 5 अगस्त के बाद के 37 महीनों में आतंकवादी घटनाओं में 34% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 64% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 90% की कमी आई है। और आज जम्मू कश्मीर में 35,000 से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि से लेकर तहसील पंचायत, जिला पंचायत, इस सभी जगह लोकतंत्र को प्रस्थापित होने में देश को सफलता मिली है। और 2019 के पहले आजादी के बाद 19,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में कुल आया था। अब 57,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में आया है, जो बताता है कि जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। सरकार ने देश के विकास में बाधा डालने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर के पहले दिन शिविर को संबोधित किया। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक चिंतन शिविर में भाग ले रहे हैं। श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर राष्ट्र के समक्ष साइबर अपराध, मादक पदार्थों का प्रसार और सीमा पार आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए साझा मंच का काम करेगा। मित्रों, ये चिंतन शिविर एक दृष्टि से पूरे देश में इस प्रकार के अपराध जैसे साइबर अपराध है, नारकोटिक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के विखवाद फैलाकर समाज के अंदर विद्रोह करने वाले तत्वों के साथ हमें इनको नसीहत करने के लिए आगे बढ़ना हो। एक दृष्टि से तो ये सारे अपराधों के लिए एक साझा रणनीति बनाने का अच्छा मंच बन सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अपराध के स्वरूप प्रवर्तित हो रहे हैं और इनका स्वरूप सीमा रहित बन रहा है। इसलिए सभी राज्यों को साझा रणनीति बनाकर इनका मुकाबला करना होगा। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है और अन्य एजेंसियों को इस स्थिति पर निर्णायक विजय हासिल करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए एनआईए और यूएपीए दोनों एक्ट के अंदर हमने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। एनआईए को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएपीए के तहत अधिकार दिए गए हैं। अभी अभी पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया। एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी एनआईए को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने सोनीपत में 590 करोड़ रुपए की लागत से 161 एकड़ भूमि में फैले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने रोहतक में लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक
और 105 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस निवास परिसर भोंडसी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शहरी विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। 315 करोड़ की लागत से रोहतक में सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन होगा। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आने वाले दिनों में भारत के शहरी विकास के क्षेत्र में एक सीमा चिन्ह बनने वाला है। सभी बड़े शहरों के लिए जहां लंबाई कम है, फाटक ज्यादा है, इसके लिए ये एलिवेटेड रेलवे ट्रैक एक नजीर बनने वाला है। इसके आधार पर आने वाले दिनों में कई शहरों के अंदर ये काम होने वाला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये दल इन्फ्लुएंजा की विस्तार से जांच करेगा और अपनी सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट सौंपेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि 7 सदस्यों वाले दल में राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दल का नेतृत्व डॉ राजेश केदामणि कर रहे हैं। टीम एवियन इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य उपायों, दिशा निर्देशों के संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य विभागों की भी सहायता करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। 68 सदस्यों की विधानसभा के चुनाव के लिए 561 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। कुल 775 नामांकन भरे गए हैं। शनिवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 12 नवंबर को होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य को कई बड़ी परियोजनाएं दी हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और चुनाव सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राज्य का संतुलित विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा है कि कांग्रेस के जहाज को बचाने वाला कोई नहीं है। शिमला में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सारंगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान के लिए जुटकर काम कर रही है और इसमें कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए खोखले वायदे कर रही है। भाजपा सांसद सारंगी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया है, जिससे राज्य में विकास को गति मिली है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, संसद में पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन का केंद्र का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे बाकी हिस्सों पर फिर से दावा करना है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान मैच फीस देने की घोषणा की और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स पर 57 रन की शानदार जीत दर्ज की। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड करा सोना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान किए। नए राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति अंगरक्षक भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई है जिसे रजत तुरही और तुरही बैनर प्राप्त करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। भारतीय रेलवे कल से व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। परिसंपत्तियों, रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है। रेल मंत्रालय ने मंडलीय रेलवे को सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजनों, बोगियों और पटरियों जैसी संपत्तियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलीय रेलखंडों को निर्देश दिया है कि वे मुख्यालयों और प्रभागों में तैनात अधिकारी पूरी तरह स्थिति का निरीक्षण करें और कमियों को दूर करने को सुनिश्चित बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। नई दिल्ली में रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि ये परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना देश में उड्डयन क्षेत्र के लिए समूचा नया पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुगमता की दिशा में इसे बड़ा कदम बताते हुए डॉ अजय कुमार ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 से 10 टन की क्षमता का स्टेट ऑफ द आर्ट परिवहन विमान का देश में पहली बार विनिर्माण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें निजी कंपनी सैन्य विमान का विनिर्माण करेंगी। ये विमान भारतीय वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत बनाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को बेंगलुरू में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। श्री बोम्मई प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आज बेंगलुरू में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। श्री बोम्मई ने बताया कि प्रधानमंत्री 11 नवंबर को बेंगलुरू पहुंचेंगे और दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये गाड़ी मैसूर और चेन्नई के बीच चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कैंपे गोवडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में प्रधानमंत्री शहर के संस्थापक कैंपे गोवडा की कांस्य की बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। समाचार सेवा प्रभाग और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने आज आकाशवाणी के आइजॉल केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक में डॉ गुप्ता को श्रोताओं के लिए प्रसारण गतिविधियों और उपलब्ध कार्यक्रम गतिविधियों की जानकारी दी गई। डॉ गुप्ता पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों के एक सप्ताह के दौरे पर हैं।
इस अवसर पर श्रीमती वसुधा गुप्ता ने विशेष रूप से पारंपरिक संगीत और लोक गीतों में नई पहल शुरू किए जाने पर बात की। महानिदेशक ने केंद्र के क्षेत्रीय समाचार एकक आरएनयू के कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श किया और आरएनयू की गतिविधियों की समीक्षा भी की। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपको उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ज्ञान किसी भी सभ्यता का मूल स्तंभ रहा है। भारतीय सभ्यता हमेशा से ज्ञान आधारित और ज्ञान से प्रेरित रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य देश को विश्व स्तर पर अध्ययन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम हो या फिर अटल इनोवेशन मिशन, देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप का विस्तार हो या स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़े टैलेंट को मॉडर्न फैसिलिटीज और आर्थिक मदद, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हो या फिर भारत में वर्ल्ड क्लास 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के निर्माण का मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए नए संसाधनों का निर्माण हो या फिर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे अभियान, प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय और वैश्विक संस्थानों के बीच तालमेल बनाकर ज्ञान का एक नया नेटवर्क बनाने का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने एक ऐसा नया ज्ञान नेटवर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत में अपने परिसर खोलें और भारतीय संस्थान भी वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। देश में एनईपी लागू होने के बाद दुनिया भर की जो गुणात्मक यूनिवर्सिटीज है उनकी नजर भारत के प्रति बढ़ी है। भारत की विद्यार्थियों को, नौजवानों को इनकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़े, विश्व स्तर की कौन कौन सी स्किल्स इमर्ज कर रहा है, उसमें से कैसे शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए, ये सारा विषय की चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। इन उपायों में उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और संकाय छात्र आदान प्रदान की सुविधा और इन क्षेत्रों में दूसरे देशों के साथ प्रासंगिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां चलाने की सुविधा दी जाएगी। विदेश से आने वाले छात्रों की सहायता के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना पर बल दिया गया है। इन केंद्रों में विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट की गिनती, विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम जोड़ना, जैसे कि इंडोलॉजी यानी भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन शास्त्र और संस्कृति का अध्ययन, भारतीय भाषाएं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग और कला आदि को शामिल किए जाने से संबंधित कार्य किए जाएंगे। एक प्रकार से भारतीय ज्ञान नेटवर्क मानवता के लिए लाभकारी होगा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने घोषणा की है कि भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर फीस मिलेगी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि बोर्ड समान फीस नीति लागू कर रहा है और इस दिशा में ये पहला कदम है। नई व्यवस्था के अनुसार महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए 6 लाख रुपए और T20 के लिए 3 लाख रुपए फीस दी जाएगी। 2020 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 123 रन ही बना सकी। सूर्य कुमार यादव ने 25 गेंद में शानदार 51 रन की नाबाद पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज एक रोमांचक मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 138 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सकी। एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से पराजित किया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत का सामना डेनमार्क के रस्मस गेमके से होगा। कल पहले दौर में किदाम्बी श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को हराया था। आज ही एचएस प्रणॉय और चीन के लू गुआंगजू आमने सामने होंगे। पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सुनिश्चित करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं मिलें। डॉक्टर मांडविया ने आज इंडोनेशिया के बाली में G20 संगठन देशों की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए ये सुझाव दिया। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत एक भावी लचीले वैश्विक स्वस्थ और अनुकूल जलवायु व्यवस्था की स्थापना में अधिकतम योगदान करने का इच्छुक है। श्री मांडविया ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में वर्तमान कमियों को स्वीकार करने और एक समावेशी ढांचे के निर्माण की जरूरत पर बल दिया ताकि आपात स्थिति में भी स्वास्थ्य व्यवस्था बनी रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक कल से दिल्ली और मुंबई में शुरू हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में सदस्य देशों ने आतंकवाद का सामना करने के लिए ठोस कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ये बैठक आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से संबंधित है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 213 अंक बढ़कर 59,757 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 81 अंक बढ़कर 17,737 पर जा पहुंचा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 82 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड का वायदा मूल्य $96.30 प्रति बैरल के आसपास रहा। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और लेह में आसमान साफ रहेगा, जबकि गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, संसद में पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन का केंद्र का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे बाकी हिस्सों पर फिर से दावा करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान मैच फीस देने की घोषणा की और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स पर 57 रन की शानदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।